today we discuss the next topic, superposition of wave. Okay, so now let's start. सुपरपोजिशन ऑफ वेव मतलब क्या होता है? व्हाट इज द सुपरपोजिशन ऑफ वेव? तो अभी तक जो पढ़ा हमने ओनली वेव के बारे में पढ़ा, प्रोग्रेसिव वेव, प्रोपोगेशन वेव, सो प्रोग्रेसिव वेव, उसके बाद लॉन्जिट्यूडनल वेव, ट्रांसवर्स वेव, ये सब वेव के बारे में पढ़ा। अभी हमें पढ़ना है सुपरपोजिशन ऑफ वेव मतलब क्या होता है। सुपरपोजिशन ऑफ वेव वेव्स मतलब अगर ये मेरी एक वेव है, ये दूसरी वेव है, ओके, ये कंबाइनली मुझे यहाँ पे एक मीडियम में मिल रही है, ओके। दो मीडियम नहीं रहेगा, मीडियम एक ही रहेगा, बट वेव जो ट्रैवल हो रही है वो दो वेव्स ट्रैवल हो रही है, ओके, बट ये हमें एक मिल रही है, मतलब दो वेव इंटरफेरेंस, मतलब दो वेव मिल रही है किसी एक भी मीडियम में, उसे हम बोलेंगे सुपरपोजिशन ऑफ वेव। तो आपके टेक्स्ट बुक में सुपरपोजिशन ऑफ वेव, सपोज एग्जाम्पल दिया है, सपोज यू विश टू लिसन अ योर फेवरेट म्यूजिक, इट वेज द पॉसिबल पर्टिकुलरली वेन आर मेनी अदर साउंड फ्रॉम द सराउंडिंग डिस्टर्बेंस। मतलब समझो अगर हम कोई अपने हेडफोन से एक सॉन्ग सुन रहे हैं, ओके, सॉन्ग सुन रहे हैं, तो मैं जैसे बात कर रही हूँ तो वो भी आपको सुनाई दे रहा है, बाहर का कोई पर्सन आपको बुला रहा है तो वो भी आपको सुनाई दे रहा है, मतलब दोनों भी वॉइस मिला के हमें एक वॉइस बन रही है, उसको हम बोलेंगे सुपरपोजिशन ऑफ वेव। व्हाट इज माय पॉइंट? सुपरपोजिशन ऑफ वेव समझने के लिए हम एक डायग्राम समझते हैं। तो देखो मेरे पास एक वेव है, ओके, ये वेव का डिस्प्लेसमेंट है y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। अगर मैं यहाँ से इस पॉइंट पर उसका डिस्प्लेसमेंट पूछूंगी तो वही फॉर्मूला रहेगा, अगर मैं यहाँ पे उसका डिस्प्लेसमेंट पूछूंगी तो यही फॉर्मूला रहेगा। सेम एज अभी सेकेंड वेव निकाल रही हूँ, ओके, सेकेंड वेव का डिस्प्लेसमेंट सेम, इसका y1 लेती हूँ, अभी इसका y2 लेती हूँ, तो y2 इज इक्वल टू a2, एम्पलीट्यूड इसका a1 रहेगा, इसका एम्पलीट्यूड a2 रहेगा, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स रहेगा। अगर इस पॉइंट पर मेरा डिस्प्लेसमेंट ये वाला रहता है तो इस पॉइंट पर भी मेरा डिस्प्लेसमेंट यही रहेगा। अगर मुझे टोटल रिजल्टेंट वाला मतलब सम करनी पड़ेगी, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, दोनों की भी सम करनी पड़ेगी और मुझे उस पर वेक्टर लगाना पड़ेगा। अभी वेक्टर साइन किसके लिए? सपोज कभी कभी हमारी वेव की डायरेक्शन, देखो यहाँ पे मैंने डायरेक्शंस भी ड्रॉ किए क्योंकि वेक्टर साइन हम डायरेक्शन के लिए लेते हैं। अगर मेरी वेव दोनों भी एक ही डायरेक्शन में जा रही है, एक डायरेक्शन हुआ, अगर मेरी एक वेव इस साइड जा रही है, एक वेव इस साइड जा रही है, मतलब ये y1 हुई, ये y2 हुई, उसका डायरेक्शन अपोजिट है, तो मैं इसके लिए हम लोग वेक्टर साइन यूज़ करते हैं। सो गॉट इट माय पॉइंट? मतलब अगर कंसीडर करोगे आप, तो अगर मेरा यहाँ पे 2 सेंटीमीटर है, ओके, कोई डिस्टेंस मैंने यहाँ पे 2 सेंटीमीटर लिया या फिर 3 सेंटीमीटर, तो मेरा टोटल जो नेट रहेगा डिस्प्लेसमेंट वो कितना मिलेगा? ये 2 + 3 कितना हुआ? 5 सेंटीमीटर ये मेरी वेव जा रही है, मैं ऐसा बोल सकती हूँ। अगर मेरा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट सपोज कंसीडर करो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर है और यहाँ पे है मेरा 3 या 1 सेंटीमीटर है, ओके, तो यहाँ पे 2 में से 1 माइनस करेंगे क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन है, यहाँ पे हमारा इस डायरेक्शन में पॉजिटिव लगता है और ये इस डायरेक्शन में हमारा निगेटिव लगता है, तो ये अपोजिट डायरेक्शन मतलब 2 में से 1 गया, मतलब मुझे मेरा आंसर रहेगा 1 सेंटीमीटर, ओके। सो फाइनल आंसर मेरा नेट जो मिलेगा डिस्प्लेसमेंट वो क्या मिलेगा मुझे? ओनली 1 सेंटीमीटर। तो देखो अब डेफिनेशंस की ओर आते हैं। सुपरपोजिशन ऑफ वेव मतलब व्हेन अ 2 और मोर वेव ट्रैवलिंग थ्रू द मीडियम पासिंग इन अ कॉमन पॉइंट, मतलब 2 और 2 से ज़्यादा वेव ट्रैवल करती है एक मीडियम में, पासिंग थ्रू द कॉमन पॉइंट, मतलब वो एक कॉमन पॉइंट पे मिलती है ना, क्योंकि ये अगर मेरी वेव दोनों भी जा रही है तो एक कॉमन पॉइंट में मिलती है, ओके। सो ओन डिस्प्लेसमेंट मतलब उनका खुद का डिस्प्लेसमेंट, जैसे कि यहाँ पे ये वेव मैंने निकाली है तो उसका एक डिस्प्लेसमेंट ये रहेगा, ये दूसरी वेव निकाली है तो उसका डिस्प्लेसमेंट ये रहेगा, उसका ओन डिस्प्लेसमेंट एट दैट पॉइंट, द रिजल्टेंट और नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट पॉइंट इज इक्वल टू। सो देखो यहाँ से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिजल्टर और नेट डिस्प्लेसमेंट, मतलब डिस्प्लेसमेंट के लिए मैंने y लिया, ये नेट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, यहाँ पे दिया ही है, इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब डिस्प्लेसमेंट एक y1 हुआ, दूसरी कर का y2 हुआ, तो उसके लिए डिस्प्लेसमेंट की सम मतलब एडिशन, और क्या है? वेक्टर दिया है तो इसके ऊपर वेक्टर्स लगेगा, उसी को हम क्या बोलते हैं? सुपरपोजिशन ऑफ वेव। मतलब ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया, y नेट इज इक्वल टू y1 वेक्टर प्लस y2 वेक्टर, मतलब दोनों की भी सम करके हम एडिशंस करेंगे, सम वेक्टर्स करके उसकी सम करेंगे। गॉट इट माय पॉइंट? तो इसे बोलते हैं हम सुपरपोजिशन ऑफ वेव। अभी लेट्स कंसीडर द सुपरपोजिशन ऑफ 2 वेव्स पल्सेस इन 2 डिफरेंट फेज। 2 पल्सेस है, उसके 2 डिफरेंट वेव्स हैं, तो देखते हैं फर्स्ट वाला वेव। The superposition of 2 waves pulses of equal amplitude and same phase moving towards each other। अभी सेम फेजेस मतलब क्या होता है?
सेम फेजेस मतलब यहाँ पे अगर मैं क्रस्ट कर रही हूँ तो मुझे क्रस्ट मिलेगा, टफ कर रही हूँ तो मुझे टफ मिलेगा। ओके, उसको हम सेम फेजेस बोलेंगे। अगर डिफरेंट फेजेस मतलब नेक्स्ट पॉइंट हमारा अपोजिट फेजेस भी है। यहाँ पे जैसे सेम फेजेस है तो वहाँ पे क्या है, अपोजिट फेजेस है। ओके, अपोजिट फेजेस मतलब क्या होता है, अपोजिट फेजेस मतलब जैसे हमें क्रस्ट टू टफ मिलेगा, ओके, टफ टू क्रस्ट मिलेगा, इसको हम अपोजिट फेजेस बोलेंगे। और सेम फेजेस मतलब क्रस्ट का क्रस्ट मिलेगा, टफ का टफ मिलेगा, इसको हम सेम फेजेस बोलेंगे। ये दो बातें याद रखनी पड़ेगी। सो फर्स्ट वाली देखो, सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव पल्सेस इन इक्वल एम्पलीट्यूड। इक्वल एम्पलीट्यूड मतलब सेम एम्पलीट्यूड रहेगा। अगर मेरी एक वेव है, इसका एम्पलीट्यूड पूछा तो ये हुआ उसका एम्पलीट्यूड, ये अगर 10 है तो इसका भी एम्पलीट्यूड 10 ही रहेगा, अगर इसका 5 है तो इसका भी 5 रहेगा, मतलब सेम एम्पलीट्यूड, इक्वल एम्पलीट्यूड ऑफ सेम फेजेस। ओके, फेज अभी यहाँ पे कुछ डायग्रामेटिकली समझते हैं हम लोग, तब जाके आपको क्लियर होगा। मैं आपको एक इमेज भी दिखाऊंगी कि कैसे होता है। जैसे कि एक वेव देखो, यहाँ पे ये मुझे सेम फेजेस है ना, मेरा सेम फेजेस है मतलब मुझे क्रस्ट का क्रस्ट मिलेगा, टफ का टफ मिलेगा। ओके, तो मैं क्रस्ट का क्रस्ट ले रही हूँ, मतलब मैंने यहाँ पे एक टी टाइम के ऊपर एक वेव यहाँ से भेज दी और ये दूसरी वेव यहाँ से भेज दी। डायरेक्शन देखो इसके, ओके, एक इधर से आ रही है, एक इधर से आ रही है। ये थोड़ा सा पास में आएगी, ओके, मतलब ये देखो पास में आ रही है सेकेंड कंडीशन में। 2 सेकंड के लिए मतलब टाइमिंग 2 सेकंड के लिए थोड़ी सी मतलब एक पास में, इतना पास में आ जाएगी कि ये क्रस्ट बन रहा है और ये टफ बन रहा है, ऊपर का पोर्शन, ओके, दिख रहा है। सो टी टाइम मतलब 3 सेकंड के लिए देखो ये दोनों भी वेव जो है वो मिल गई है। ओके, ये दोनों भी वेव एक मिल गई है। ओके, एक सम पॉइंट आएगा कि वो दोनों भी एक कॉमन पॉइंट पर मिलेगी। और फिर से मतलब ये C2 वाली जो है वो इस साइड जाएगी और ये C1 वाली है ये इस साइड जाएगी। तो वही हो रहा है यहाँ पे 4 सेकंड के लिए, मतलब टाइमिंग 4 सेकंड के लिए देखो, यहाँ पे ये C2 है, यहाँ पे ये C1 है, मतलब ये फिर से वापस जा रही है। तो थर्ड कंडीशन मतलब 5 सेकंड के लिए देखो वो दूर दूर होगी, 6 सेकंड के लिए फिर से दूर दूर। बट हमें समझना क्या है, यहाँ पे स्टार्टिंग के पोजीशन में क्या था, यहाँ पे C1 टू C2 था, बट यहाँ पे देखो लास्ट पोजीशन में क्या हो रहा है, C2 टू C1 हो गया। ओके, मतलब देखो डेफिनेशन, व्हेन 2 or more waves traveling through the medium passing the common point and if the both waves are इन फेज मतलब वहाँ पे फेज क्या रहेगा, 0 रहेगा। द रिजल्टेंट वेव ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, दिस इज कॉल्ड अ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेस। सो उसी को हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेस बोलते हैं। किसको, जो दो वेव्स हैं, दो वेव ट्रैवलिंग करके एक मीडियम में आ रही है, पास थ्रू द कॉमन पॉइंट, वो एक कॉमन पॉइंट पे मिल रही है। तो यहाँ पे देखो ना, ये दो वेव्स तो आ रही है बट ये कॉमन पॉइंट पर हमें मिल रही है। ओके, कॉमन पॉइंट कौन सा है, ये T सेकेंड के लिए मतलब 3 सेकेंड के लिए कॉमन पॉइंट पर ये मिल रही है। ओके, सो उसका मतलब इन फेज क्या रहेगा, फेज जो रहेगा वो 0 रहेगा। सो रिजल्टन मतलब एक नेट जो है डिस्प्लेसमेंट, वो क्या मिलेगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। ओके, उसी को ही हम क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेस। ओके, सो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेस मतलब क्या होता है, वो पहले आपको एक इमेज दिखा देती हूँ। वेव मिल रही है, फिर दूसरी वेव, उसके बाद हमें एक बड़ा एम्पलीट्यूड दिखाई दे रहा है। इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे जो वेव है वो ट्रैवल करके करके क्या हो रही है, एक मिल रही है हमें एक कंडीशन में। सो अभी हम हमारा नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है, आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर बोथ द वेव पल्सेस कंटिन्यूअस टू मिनिमम देयर इंडिविजुअल शेप। मतलब वो क्रॉस कर रही है अपना एक मीन, मतलब यहाँ पे तो वो दोनों भी मिल गई। ओके, एक उसने एक डिस्प्लेसमेंट कर लिया बट वो फिर से वो क्या कर रही है, आफ्टर सम टाइम क्रॉसिंग दिस पोजिशन सेम अपने पाथ पर, मतलब वो फिर से अपने अपने पोजिशन पर आ गई। फिर से ये C2 ये C1 ये C2 ये C1, ओके, अपने अपने पोजिशन पर आ गई है वो। ओके, सो यही बता रहे हैं हम लोग। तो इसको कंस्ट्रक्टिव बोलते हैं। कंस्ट्रक्टिव मतलब वहाँ पे इन फेज 0 रहता है एंड रिजल्टेंट वेव क्या रहता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हमें मिलता है। ओके, सो अभी नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट सेकंड हमारा क्या है, यहाँ ऊपर क्या था, हमारा सेम फेजेस था बट यहाँ पे क्या है, अपोजिट फेजेस है बट एम्पलीट्यूड इक्वल रहेगा। एम्पलीट्यूड जो है वो दोनों का भी सेम ही रहेगा बट डिफरेंट फेजेस। मतलब अगर मुझे क्रस्ट मिल रहा है तो यहाँ पे टफ मिलेगा, अगर मुझे टफ मिल रहा है तो यहाँ पे क्रस्ट मिलेगा। ये सब अमाउंट ऑफ चेंजेस हो गए। तो डायग्रामेटिकली पहले देखो, बाद में मैं आपको इमेजेस भी दिखाती हूँ उसके। सो अगर टी टाइम के लिए टाइम T0 इज इक्वल टू, अगर मेरा क्रस्ट रहता है, मतलब एक मैं वेव अगर क्रस्ट भेज रही हूँ तो उस साइड से अगर दूसरी वेव आ रही है तो वो टफ आएगी। मतलब ये क्रस्ट भेज दी मैंने तो इस साइड से टफ आएगी। कुछ देर बाद 1 सेकेंड में वो क्या होगी, थोड़ी सी पास आ जाएगी, देखो। और 2 सेकेंड के बाद मतलब टाइमिंग 2 सेकेंड में देखो एक स्ट्रेट लाइन में मिल रही है। अगर वो क्रस्ट रहती है और ये टफ रहती है तो दोनों भी एक स्ट्रेट लाइन में मिलती है। देखो ये स्ट्रेट लाइन में, ये डॉटेड लाइन जो दिखाई है वो अभी मिल रही है। मतलब अगर
अगर सपोज कंसिडर करो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट जो रहेगा वो मिनिमम रहेगा मतलब सपोज कंसिडर करो यहाँ पे अगर 10 है और यहाँ पे 10 है, तो ये 10 मतलब ये हुआ निगेटिव वाला 10 और ये हुआ पॉजिटिव वाला 10, मतलब ये क्या होगा 0 होगा ना। तो यहाँ पे 0 है मतलब वाई नेट क्या मिलेगा मुझे, एक स्ट्रेट लाइन में मिलेगा। ओके, सो टी 3 सेकेंड के लिए क्या मिलेगी, फिर से वो वापस जाएगी, मतलब इस साइड हमारा टफ आएगा और इस साइड हमारा फिर से क्रस्ट आएगा, फिर से यहाँ पे टफ आएगा, इससे यहाँ पे क्रस्ट आएगा। सो स्टार्टिंग वाली पोजीशन देखोगे तो इस साइड हमारा क्रस्ट है और इस साइड हमारा टफ है, बट एंडिंग वाली पोजीशन देखोगे आप तो एंडिंग में क्या हो रहा है, इस साइड हमारा टफ रहेगा, इस साइड हमारा क्रस्ट रहेगा। डायरेक्शन देखते जाओ, पहले हम डायरेक्शन डिनोट करते हैं उसके बाद ही समझते हैं। तो डेफिनेशन देखो, व्हेन 2 or more wave traveling through the medium pass through the common point if the both waves are out of phases है ना दोनों भी वेव, मतलब ये आउट ऑफ फेजेस मतलब वहाँ पे एंगल क्या मिल रहा है, फेज एंगल जो मिल रहा है पाई मिल रहा है। ओके, इन फेज में मतलब क्या मिल रहा था, इन फेज में हमें 0 एंगल मिल रहा था, बट यहाँ पे आउट ऑफ फेज है तो हमें पाई जो मिल रहा है, आउट ऑफ फेज हमें पाई मिल रहा है। देन द रिजल्टेंट वेव इज द मिनिमम डिस्प्लेसमेंट, इट इज कॉल्ड अ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सो यहाँ पे मिनिमम डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है, मिनिमम डिस्प्लेसमेंट मतलब एक स्ट्रेट रो मिल रही है ना हमें। ओके, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ओके, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या था, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट था। ओके, इसलिए हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते थे, बट मिनिमम डिस्प्लेसमेंट में क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलेंगे हम उसे। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट देखो, द डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू द वन वेव पल्सेस इज कैंसल बाय अदर वेव पल्सेस, मतलब एक वेव वहाँ से क्या हो रही है, कैंसिल आउट हो रही है, मतलब वो हमें दिखाई नहीं दे रही है, सब एक स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रही है। आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर बोथ वेव आर पल्सेस कंटिन्यू एंड मेंटेन देयर इंडिविजुअल शेप, मतलब कुछ टाइम के बाद वो क्या हो रही है, अपने मिनिमम शेप में, मतलब इंडिविजुअल शेप में आ रही है, जैसे पहले कंडीशन में हो रही थी वैसे। बट हमें यहाँ पे जो रिजल्टेंट मिलेगा, मतलब नेट फोर्स जो मिलेगा वो मिनिमम मिलेगा। सो एक डायग्रामेटिकली देखो, सो यहाँ पे हमें एक डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिल रहा है। देखो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब टफ एंड क्रस्ट, मतलब क्रस्ट एंड टफ मिलके एक डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिल रहा है, मतलब एक स्ट्रेट लाइनिंग के थ्रू हमें मिल रहा है, स्ट्रेट लाइनिंग दिखाई दे रही है, मतलब इतनी भी मिनिमम डिस्प्लेसमेंट दिखाई दे रहा है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं। सो हमें समझना सिर्फ इतना ही है कि डिस्ट्रक्टिव में हमारी अगर कोई एक क्रस्ट एंड ट्रफ मिलता है तो हमारी एक स्ट्रेट वेव मिलती है। ओके, ये डिस्ट्रक्टिव में होता है। एंड कंस्ट्रक्टिव में क्या होता है, अगर मेरा एक क्रस्ट वाला है, ये एक दूसरी कर का क्रस्ट है, तो मेरा एक बड़ा वाला एम्पलीट्यूड मिल रहा है, मुझे दोनों भी मिला के एक बड़ा वाला एम्पलीट्यूड मिल रहा है। ओके, अगर मैं टफ करती हूँ तो ट्रफ का भी वैसे ही है, अगर ये एक वैली वेव ये दूसरी वेव, तो मुझे एम्पलीट्यूड क्या मिलेगा, उसका क्रस्ट का भी बड़ा वाला एम्पलीट्यूड मिलेगा। जो जैसे अभी आपने वेव, सो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि एक मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है। तो देखो एक लॉन्जिट्यूडनल वेव जो है वो हमें कैसे दिखाई दे रही है, और ये हमें यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाली दिख रही है। तो मिनिमम डिस्प्लेसमेंट है, मतलब 2 रो मिला के 1 रो हमें यहाँ पे मिल रही है। ओके।